साइंस क्या होता है, फिजिक्स के बारे में जानते हैं। रेस्ट क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं, पोजीशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में, जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर मोशन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, साइंस किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, और क्लास 9 साइंस में हमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, किस किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है? नहीं तो चलो हम बताते हैं क्या होता है साइंस। तो साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मीनिंग मतलब जानना, समझना। साइंस क्या कहता है कि आप चीजों को समझो, आप चीजों को जानो, आपके आसपास की दुनिया को समझो, मैटर्स को समझो, एनर्जी को समझो, उसको ऑब्जॉर्व करके, उससे क्वेश्चंस पूछ के, उस पे एक्सपेरिमेंट्स करके, प्रयोग करके आप चीजों को समझो, तो वो क्या कहलाएगा? वो साइंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक रास्ता है जिसमें हम अपने दुनिया को, हमारे आसपास की दुनिया को समझते हैं, उसको देखकर, उसको जानकर, और क्वेश्चन पूछकर, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ प्रयोग करके, तो वो क्या कहलाता है? साइंस। वो क्या कहलाता है? साइंस। साइंस का अगर बेसिक डिफिनीशन देखा जाए तो साइंस का बेसिक डिफिनीशन क्या है? साइंस इज ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइंस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक रास्ता है समझने का, जानने का। किसको? वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास के दुनिया को, हमारे आसपास के दुनिया को बाय ऑब्जर्विंग, उसको देखकर, उसको समझकर, आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछकर, क्या पूछकर? क्वेश्चन पूछकर, और डूइंग एक्सपेरिमेंट, और डूइंग एक्सपेरिमेंट, और कुछ प्रयोग कर कर जब हम चीजों को जानते हैं, दुनिया को समझते हैं, तो उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस रास्ते से चीजों को समझ रहे हैं वो रास्ता कहलाता है साइंस। वो क्या कहलाता है? विज्ञान, एक विशेष ज्ञान। ठीक है। साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, और बायोलॉजी के बारे में आपको बायोलॉजी वाली मैम बताएगी। मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है कि ये एक साइंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है। ये साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बीच के इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आगे के स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लास 9 साइंस में हमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं और किस किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। क्लास 9 साइंस में हमें सबसे पहला यूनिट पढ़ना है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये कहाँ पढ़ना है हमें? केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री का पार्ट है जिससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में? 25 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 25 मार्क्स के क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ये एक बायोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इस यूनिट से? 22 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 22 मार्क्स के क्वेश्चन। और थर्ड यूनिट जो है हमारा, वो है फिजिक्स का पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशंस के बारे में, फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, और ग्रेविटेशन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। और ये 4 चैप्टर से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 27 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 27 मार्क्स के क्वेश्चन। और लास्ट यूनिट है हमारा फूड, फूड प्रोडक्शन, जिससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हमारे थ्योरी पार्ट से हमारे बोर्ड में टोटल कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 80 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे थ्योरी से पूछे जाते हैं। और थ्योरी में हमारे कितने यूनिट हैं? 4 यूनिट, जिसमें हम लोग यूनिट थर्ड क्या है मेरा? फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें 4 चैप्टर है, मोशन, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और क्या है? ग्रेविटेशन। और क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है। तो 20 मार्क्स हमारे जो बच गए, 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं ना बोर्ड्स के, तो उसमें जो 20 मार्क्स बच गए वो हमारे क्या किस में होते हैं? इंटरनल असेसमेंट। जैसे कि आपके फेयर कॉपी चेक कराना रेगुलरली, प्रैक्टिकल्स कॉपी बनाना, प्रैक्टिकल करना,
डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के नंबर इसमें जुड़ते हैं इंटरनल असेसमेंट में, जो कितने मार्क्स के होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमारा कितने मार्क्स का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स क्या होता है सर, फिजिक्स साइंस का पार्ट है, तो फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस या फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, जहां हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में समझते हैं, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, पदार्थ के बारे में या ऊर्जा के बारे में हम लोग जब समझते हैं पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है फिजिक्स। उसके बीच के रिलेशंस के जानते हैं कि मैटर और एनर्जी में क्या रिलेशन है, मैटर और एनर्जी के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, मैटर और एनर्जी के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, इसके बारे में हम लोग जब वहाँ पढ़ते हैं किसके साइंस के पार्ट में, तो उस साइंस के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स। उस साइंस के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं फिजिक्स। उस साइंस के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द वो किस चीज में डील करता है, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मैटर और एनर्जी का स्टडी, उसके बारे में जब पढ़ते हैं और उसके इंट्रैक्शन बिटवीन देम, उसके बीच के इंट्रैक्शंस के, उसके बीच के रिलेशंस के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो कहाँ पढ़ते हैं हमें फिजिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द branch of science that deals with the study of matter, that deals with the study of matter, energy and interaction between them, ठीक है। फिजिक्स हमें मदद क्या करता है समझने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव किया, इसके पीछे के लॉजिक्स को कि वो कैसे मूव कर रहा है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर्ड हो रही है, कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है। ऐसे समझो आप लोग एग्जांपल से कि आप लोग जब लाइट का स्विच ऑन करते हो तो लाइट को आप क्या लाइट एनर्जी दिए, नहीं, उसको आप क्या दिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको आप क्या दिए इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं तो वो लाइट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, जरूर वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हुआ होगा, लाइट एनर्जी में हुआ होगा। हुआ क्या होगा, होता ही है, तभी वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, कैसे स्विच से इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट तक पहुंच गया। तो ये जो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब हमें कौन बताता है फिजिक्स। कौन बताता है फिजिक्स। हम किसी को जब पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में भी कौन बताता है फिजिक्स। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स मूव, कैसे चीजें घूमती है, कैसे एक चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हाउ फोर्सेज एक्ट, कैसे हम लोग किसी पे बल लगाते हैं, कैसे हम लोग किसी चीजों को दबाते हैं, कैसे हम लोग किसी चीज को खींचते हैं, इसके बारे में कौन बताता है हमें फिजिक्स। एंड हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कैसे एनर्जी हमारे स्विच से बल्ब तक चल जा रहा था या फिर पावर हाउस से हमारे घर तक कैसे बिजली आ जा रही है, ट्रांसफर हो रही है ना, तो ये कैसे आ जा रही है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये कौन बताता है हमें, कौन मदद करता है जानने में फिजिक्स। कौन मदद करता है फिजिक्स। कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो जा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में, मोटर में मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, ये सब हम लोग को कौन बताता है फिजिक्स। कौन बताता है फिजिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जान गए फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्लास 9 साइंस के फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यूनिट 3 में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है मोशन। कौन सा चैप्टर है, मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे वर्क, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन, या फिर उससे पहले 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ये चारों चैप्टर को हम लोग फुल डिटेल में विथ न्यूमेरिकल फॉर्मूला के साथ, थ्योरी के साथ एक मजे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम लोग तेजस बैच में कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम लोग किस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, मोशन को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, मोशन। मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, पोजीशन कैसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, और उसे कितने हैं और क्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं,
यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। बच्चों रेस्ट क्या होता है सर, कोई ऑब्जेक्ट जब अपने एक ही जगह पे टिका हो तो उसको रेस्ट बोलेंगे, जब वो अपने पोजीशंस को बस चेंज कर रहा हो तो उसको मोशन बोलेंगे। क्या ये सही डिफिनीशन है? नहीं, ये इम्प्रॉपर डिफिनीशन है। यह क्या है? इम्प्रॉपर डिफिनीशन है। जैसे कि ऐसे समझे कि अगर हम स्कूल बस में बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, आप भी उसी में बैठे हुए हैं, ड्राइवर अंकल बस चला रहे हैं, तो जब हम देख रहे हैं कि बस चल रही है, ठीक, लेकिन क्या ड्राइवर अंकल के बारे में अगर हम बोले, हम भी उसी बस में बैठे हुए हैं, तो क्या ड्राइवर अंकल अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। तो क्या वो रेस्ट में है? हाँ रेस्ट में है। जब हम देख रहे हैं, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बस में बैठ के, तो ड्राइवर अंकल किस चीज में है? रेस्ट में है। लेकिन कोई अगर बाहर से देखे, जो बाहर खड़ा है, तो उनको देखेगा, दिखेगा कि ड्राइवर अंकल आगे जा रहे हैं। ड्राइवर अंकल कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, तो वो तो बोलेगा ड्राइवर अंकल मोशन में है। जब हम बोल रहे थे तो ड्राइवर अंकल रेस्ट में थे, जब बाहर वाला बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि वो किस चीज में है? मोशन में है। किस चीज में है? मोशन में है। तो यही चीज यहाँ समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन, स्टेट, यानी कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। देखो फिजिक्स में जो स्टेट होते हैं वो दो होते हैं, रेस्ट या मोशन, रेस्ट या मोशन। ठीक है, तो उसके जो स्टेट को जो डिस्क्राइब करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे, कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन देख रहा है कि आप रेस्ट में है या मोशन में। जैसे एग्जांपल बताएं कि अगर बस चल रही है, हम ड्राइवर अंकल को देख रहे हैं बस में बैठ के, तो वो रेस्ट में लग रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई देख रहा है तो वो किस चीज में लग रहे हैं? मोशन में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो किसी भी बॉडी का जो स्टेट है वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ऑब्जर्वर। कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर देख रहा है कि वो बॉडी मूव कर रहा है तो मोशन में है, नहीं कर रहा है तो वो किस चीज में है? रेस्ट में। तो उसी ऑब्जर्वर को, उसके सेट को, उसके फ्रेम को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, जब हम यहाँ खड़े हैं तो देख रहे हैं कि पैर भी मूव नहीं कर रहा है, वो बच्चा भी मूव नहीं कर रहा है। जब हम यहाँ खड़े हैं, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व करता है चीजों को उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। जैसे ये बच्चा है, तो ये बच्चा जब इस पेड़ को देख रहा है तो पेड़ मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब ये मूव नहीं कर रहा है, अपने पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? इस बच्चा के रेस्पेक्ट में, तो ये पेड़ किस चीज में कहलाएगा? रेस्ट में। और जो देख रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑब्जर्वर। और ये जो सेट है, इस सेट को क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत? तो इसका अगर डिफिनेशन लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट is said an object is said to be in rest if it no if it does not changes its position with नहीं, as time passes। अच्छा शुरू से लिखते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेस्ट के डिफिनेशंस को कैसे लिख सकते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position as time passes with respect to the frame of रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑब्जर्वर। ठीक है,
तो क्या हो, रेस्ट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज करेगा, पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेज, टाइम चल रहा है, टाइम किसी के लिए रुकता है, समय किसी के लिए रुकता है, नहीं रुकता है, तो टाइम बढ़ रही है, बढ़ते टाइम में उसका कोई पोजीशन चेंज ना हो, किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट बताते हैं, किसी बॉडी का स्टेट बताते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमेशा किसी ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही बताते हैं। तो यहाँ क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पोजीशंस को चेंज ना करे, टाइम पासेज, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकती, एज टाइम पासेज विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, या फिर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जब अपने पोजीशंस को चेंज ना कर रहा हो, कि कोई जो ऑब्जर्व कर रहा हो, जो देख रहा हो, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जब अपने पोजीशंस को चेंज नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, देन दैट ऑब्जेक्ट इज said to be in रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, रेस्ट में, वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, रेस्ट में। तो रेस्ट समझ में आया। रेस्ट को फाइंड करने के लिए किसी बॉडी के स्टेट को कि वो रेस्ट में है या नहीं है, फाइंड करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो अगर जैसे हमको इस पेड़ का बताना है, तो हमको हम देख रहे हैं, तो हम क्या है, ऑब्जर्वर हैं, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो एक ऑब्जर्वर चाहिए, किसी से रिलेट करके हम बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट स्टेट में है या नहीं है। जैसे कि अगर हम बोले कि बताओ हम किस चीज में है, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, तो तुमको क्या बना रहे हैं, हम ऑब्जर्वर बना रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं तुमको, तुम देख रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम चल रहे हैं। अगर हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट चले गए, लेफ्ट टू राइट चले गए, तो हम क्या कहलाएंगे, हम मोशन में हैं, क्योंकि आप जब ऑब्जर्व किए तो हम मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर हम एक जगह खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि सर आप तो एक ही जगह खड़े हैं, अपने पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में, तो हम किस चीज में कहलाएंगे, रेस्ट में, किस चीज में कहलाएंगे, रेस्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशन। मोशन किसे कहते हैं, तो सेम उसी का उल्टा, सेम उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पोजीशंस को चेंज करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पोजीशंस को चेंज करे, अपने जगह को चेंज करे, अपने लोकेशंस को चेंज करे, कि एक जगह से वो दूसरे जगह जाए, किसके, बढ़ते टाइम के अनुसार, बढ़ते टाइम के साथ, और भी क्या, देखने वाला को लगे, देखने वाले को पता चले कि वो पोजीशन चेंज कर रहा हो, देखने वाले को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, या फिर रेफरेंस पॉइंट, या फिर क्या, रेफरेंस पॉइंट। जैसे ऐसे समझो, अगर हम बोले कि स्कूल बस स्कूल के सामने खड़ा है, स्कूल बस स्कूल के सामने खड़ा है, स्कूल के सामने जब वो खड़ा है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन हो जाएगा, स्कूल, स्कूल के सामने खड़ा है ना। तो वही चीज है कि आप क्या है, जैसे कि हम बोले कि ये पेड़ है, पेड़ से बस, बस क्या है कि पेड़ से बस दूर जा रही है, पास आ रही है, इधर आ रही है, उसका हेड इधर है, तो हम बोले कि पेड़ से ये इसके पास आ रही है, तो पेड़ जब ऑब्जर्वर है तो वो देख रहे हैं कि वो पेड़ की तरफ बढ़ रही है, अपने पोजीशंस को चेंज कर रही है, तभी तो उसका दूरी कम हो रहा है ना। तो जब डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा हो, या पोजीशन वो चेंज कर रहा हो, तो साथ में ऑब्जर्वर होना चाहिए कि वो ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट। तो मोशन क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेज विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाता है, मोशन में। कि सर हम आपको देख रहे हैं, आप बोर्ड के राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि आप मूव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, आप ऑब्जर्वर है ना, तब ना आप हमको डिफाइन कर पा रहे हैं। अब आप कोई ऑब्जर्वर ही नहीं रहे, हम बोल दे कि हम मोशन में, तो क्या यह सही होगा, हाँ सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि मान लो कोई ऑब्जर्वर देखता है जो वो चल रहा होगा, वो चल रहा था, लेकिन वो ऑब्जर्व करेगा कि हम चल रहे हैं। जैसे आप लोगों को कभी कभी लगा होगा कि आप लोग जब ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे, तो जब दो ट्रेन आती है
तो आपका बगल वाला ट्रेन जब स्लोली चलता है तो लगता है कि मेरा ट्रेन चलने लगा, तो क्या आपका ट्रेन चलती है? नहीं, बगल वाला चल रहा है लेकिन लगता है कि मेरा ट्रेन चल रहा है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व किए तो आपकी सामने वाला किस चीज में आ गया? मोशन में आ गया। ठीक है, इसलिए लगता है कि हम रेस्ट में हैं और वो किस चीज में चलने लगा? मोशन में। तो वही चीज है कि अगर हम रेस्ट में हैं, मान लो कोई चल रहा है सामने से चलते हुए जाए, तो उसको हम क्या लगेंगे? मोशन में लगेंगे। तो हाँ, सही हो सकता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जॉर्बर के, कि कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, तो मोशन का बेसिक डिफिनीशन क्या हो जाएगा? मोशन का बेसिक डिफिनीशन क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in said to be in motion if it changes if it change its position if it change its position as time passes as time passes with respect to the frame of reference। किसके रेस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशंस को चेंज करे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशंस को चेंज करे, तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाता है? मोशन में। किस चीज में कहलाता है? ऑब्जेक्ट गति में कहलाता है, मोशन में कहलाता है। कोई दिक्कत मोशन में? एग्जाम्पल कैसे ले लेंगे कि कोई बस चल रही है तो ड्राइवर अंकल को देख रहे हैं तो रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाला देख रहा है कि वो अपने पोजीशन चेंज कर रहा है, बस जा रही है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो वो किस चीज में कहलाएगा? मोशन में। किस चीज में कहलाएगा? मोशन में। और किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का स्टेट की वो रेस्ट में है या मोशन पे है, ये किस पे डिपेंड करता है? देखने वाले पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? देखने वाले पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि देखने वाला क्या देख रहा है। कि जैसे एग्जांपल में आपको बताए हैं बस वाला, कि जब हम बस में बैठ के देख रहे हैं तो ड्राइवर अंकल रेस्ट में है, लेकिन जब हम बाहर से देख रहे हैं तो बस चल रही है, तो वो ड्राइवर अंकल किस चीज में है? मोशन में। किस चीज में है? मोशन में है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, नोट आता है कि रेस्ट एंड मोशन या फिर स्टेट ऑफ द बॉडी आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब क्या? कि किसी से रिलेट करके हमको पता चलता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेफरेंस फ्रेम। वहां पे जब हम लोग बता रहे थे कि विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? आप लोग जब रोड पे ट्रेवल करते होंगे या बाइक चलाते होंगे, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा या पिताजी लोग के साथ जाते होंगे, दूर सफर पे कभी जाते होंगे, तो आपको ऐसे ऐसे पिलर्स मिलते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं माइलस्टोन। क्या बोलते हैं? माइलस्टोन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 97 किलोमीटर शिमला, मतलब कि इस पॉइंट से शिमला कितने दूर तक है? 97। तो इस पॉइंट से है। अगर आपको बोला जाए कि आप बताएं कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलोगे सर मेरा घर 1000 किलोमीटर है। भाई कहाँ से? दिल्ली से, बंबई से, कहाँ से? कहीं से तो बोलोगे ना। तो जहां से आप बोल रहे हो या जिससे रिलेट करके बोल रहे हो, तो जिस पॉइंट पे जहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर जिस पॉइंट से बोल रहे हैं, जिस फ्रेम में हम लोग हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। और उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमारे मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। और जब हम स्पेस में जाते हैं, जैसे ये मान लो ये खाली स्पेस है, तो जब हम स्पेस में जाते हैं तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और साथ ही साथ एक और एक्सिस आता है जो 3D फिगर 3 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। जब हम स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो 3 एक्सिस बनते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट है जिसमें ओरिजिन पे जहां से शुरू हो रहा है उस ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर है। उस ओरिजिन पे क्या है? ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर का काम क्या होता है भाई? ऑब्जर्वर का काम होता है टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम फिगर बनाएं, ऐसे समझिए कि हम जब कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं तो मान लीजिए ये है, ठीक।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक है, और जिस पॉइंट से ये सब शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0,0। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे। तो जब पॉइंट पी से ओरिजिन्स को जब हम मिला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट्स। तो यही है, ये जो फ्रेम बन रहा है, ये जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस बन रहा है, यही क्या कहलाता है, रेफरेंस फ्रेम। ये क्या कहलाता है, रेफरेंस फ्रेम। और रेफरेंस फ्रेम से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पोजीशन। क्या फाइंड कर रहे हैं, पोजीशन। और ये जो रिजल्टेंट पोजीशन हम लोग फाइंड करते हैं वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बताएंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो क्या पता चला, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं रेफरेंस फ्रेम को, ए सेट ऑफ ए सेट ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन कौन से एक्सिस है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस, इन विच एन ऑब्जर्वर कहाँ पे, एट ओरिजिन, एन ऑब्जर्वर एट ओरिजिन, एन ऑब्जर्वर एट ओरिजिन टू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो, टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का वो पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से बैठ के, ओरिजिन पे बैठ के। और ये जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। तो इसका बेसिक डिफिनेशन क्या है, ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस इन विच एन ऑब्जर्वर एट ओरिजिन, एन ऑब्जर्वर एट ओरिजिन, ऑब्जर्वर कहां पे है, ओरिजिन पे। एन ऑब्जर्वर एट ओरिजिन टू ऑब्जर्व द पोजीशन, किसके पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन। और जो पोजीशन फाइंड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया रेफरेंस फ्रेम क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बताए हैं रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हमको स्टेट बताना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमें एक रिलेशन किसी से बनाना पड़ेगा, कोई एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। कोई दिक्कत, चलिए तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब हमारा एक टर्म आता है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, देखो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन एक्चुअली में किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी बॉडी का लोकेशंस को बताता है। किसको बताता है, लोकेशन, कि वो कहाँ पे है, वेयर इट इज सिचुएटेड, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, कहाँ पे है। तो वो जो लोकेशन बताता है वो कौन बताता है, पोजीशन। कौन बताता है, पोजीशन। तो पोजीशन रेफर टू position refer to an object's location, position refer to an object's location, position refer to an object's location in a space typically defined relative to a fixed reference point, or coordinate system। देखो एक्चुअली पोजीशंस क्या बताता है, कि पोजीशन बताता है कि पोजीशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन देखो किसी भी ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किस जगह पे है, ये कौन बताता है, ये पोजीशन बताता है। ये कौन बताता है, ये पोजीशन बताता है। तो पोजीशन का अगर बेसिक डिफिनीशन देखा जाए तो पोजीशन का बेसिक डिफिनीशन क्या है, पोजीशन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट्स लोकेशन। किस पे रेफर है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स लोकेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स लोकेशन को। कहाँ पे, इन स्पेस
टिपिकली डिफाइंड, मतलब अगर उसको हमको डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए किससे रिलेट करेंगे, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट पे। किससे रिलेट करेंगे, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या बताता है हमें, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन हमें क्या बताता है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और किसी भी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन बताने के लिए हमें एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, जिससे हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है। जैसे एग्जांपल समझो कि अगर हम बोले कि कोई बस है, ठीक है, वो बस हमारे घर से गुजर रही है या मेरे घर के सामने खड़ी है, घर के सामने खड़ा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि मेरे घर के सामने, यानी कि मेरा घर क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो उसके सामने खड़ा है। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को दो फैक्टर चाहिए। कितने फैक्टर चाहिए, दो फैक्टर चाहिए। क्या क्या चाहिए, पहला तो रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही, क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बता नहीं सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कि कितने दूरी पे है। ठीक, पहला तो पॉइंट ये किया, इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर लिखिए या फिर रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कि जैसे हम बोले कि अगर मान लीजिए हम बोले कि दिल्ली से मेरा घर है 500 किलोमीटर, दिल्ली से मेरा घर कितना किलोमीटर है, 500 किलोमीटर। दिल्ली से मेरा घर कितना किलोमीटर है, 500 किलोमीटर। जब मेरा घर दिल्ली से 500 किलोमीटर है तो किधर है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, कहीं नहीं। अब तो चारों दिशा में जा सकते हैं 500 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस तो आप बता दिए ऑब्जर्वर से। दिल्ली अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो दिल्ली अगर रेफरेंस पॉइंट है तो वहां से हमारा दूरी कितना है, 500 किलोमीटर। और साथ ही साथ आपको लोकेशन बताना होगा कि किस डायरेक्शन में है। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट या फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब हम ये दो चीज बता देंगे कि दिल्ली से मेरा घर ईस्ट के तरफ 500 किलोमीटर है, तो क्या आपको लोकेशन नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस को बताने के लिए हमारे पास कितने फैक्टर होने चाहिए, दो फैक्टर होना चाहिए। क्या क्या, कि उसके रेफरेंस पॉइंट से कितने दूरी पे है वो, और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। तो जिस भी क्वांटिटी के पास, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन मतलब दिशा भी हो, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। पोजीशन समझ में आया, पोजीशन क्या है, पोजीशन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन बताता है। पोजीशन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताता है। पोजीशन में हम लोग को लोकेशन बताने के लिए हमको लोग के पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम आपको बताएं कि मेरे घर के पास एक पेड़ है, आप जब मेरे घर आइएगा तो वहां एक पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ से मेरे घर का दूरी है 5 किलोमीटर ईस्ट। तो एक रेफरेंस पॉइंट आपको बताए कि एक लैंडमार्क बताए कि वो पीपल का पेड़ रेफरेंस पॉइंट है, वहां से 5 किलोमीटर मेरा घर है ईस्ट के तरफ। ठीक है, तो यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए चाहिए, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। और वहां से हमको पोजीशन अगर एग्जैक्ट निकालना है तो उसके साथ साथ दो फैक्टर चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए, दूसरा डायरेक्शन चाहिए। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए हम लोग पोजीशन को कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखो कोई भी मैटर का, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं है, उसका प्रॉपर्टी है, खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये पेन है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका कितना लेंथ है, तो इसका लेंथ है, उसका फीचर है, प्रॉपर्टी है, वो मेजरेबल है कि 5 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जो मेजरेबल हो। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का हम एक प्रॉपर्टी बताए कि इसके लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसका और भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। यस सर, इसका हो सकता है, क्या हो सकता है, मास।
इसके मास को भी तो मेजर कर सकते हैं, इसके मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। तो इसके मास को, मास भी क्या होगा, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई भी प्रॉपर्टी जो मेजरेबल हो, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक कैरेक्टरिस्टिक, ये एक कैरेक्टरिस्टिक और ए प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक और ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कैरेक्टरिस्टिक एक खासियत, एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी, जिसको हम लोग माप सकते हो, जो मेजरेबल हो, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में डिवाइडेड है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे हम बोले कि हम 100 किलोमीटर चले, हम 100 किलोमीटर चले, कहाँ गए किधर गए नहीं पता है, नहीं बताए हम, तो सिर्फ आपको हम एक वैल्यू दिए। या फिर हम इसको बोले कि इस पेन का लेंथ 5 मीटर है, इस लेंथ का कितना है, 5 मीटर है, तो आपको पता है किस डायरेक्शन में, नहीं पता है। तो जब इसको नहीं पता है तो ये क्या, कौन सा क्वांटिटी होगा, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। जैसे इसका मास हम बोले 4 kg है, किस डायरेक्शन में है 4 kg नहीं पता है, पता क्या, पता भी नहीं है। तो वो जो 4 kg हो गया या फिर 2 मीटर लेंथ है, तो ये सब कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है कि दोज क्वांटिटी, दोज quantity which has only magnitude, which has only magnitude, उस क्वांटिटी को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में एक आ जाता है कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड होगा तभी वो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन आ जाए, उसके पास क्या आ जाए, डायरेक्शन। जैसे कि हम इस ब्लैक बोर्ड को दबा रहे हैं, इन द डायरेक्ट, ब्लैक बोर्ड के डायरेक्शन में हम इसको दबा रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स से, 5 न्यूटन फोर्स लगा के हम इसको दबा रहे हैं। तो जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो बोर्ड के डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए, तो उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which has both magnitude, both magnitude as well as डायरेक्शन। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। दोज क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction, that quantity is called वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा एग्जांपल, डिस्टेंस। क्या होगा एग्जांपल, डिस्टेंस। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पीड, लेंथ, मास। ये सब किसके एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल फोर्स, वेट, फिर और क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का। क्यों, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, एक्सेलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और ये सब क्यों कहला रहा है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, देखो मोशन के दो टाइप्स होते हैं। पहली बात तो मोशन बताए हैं कि क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशंस को चेंज करे, अपने पोजीशंस को चेंज करे, तो वो क्या कहलाता है, मोशन। क्या कहलाता है, मोशन। तो मोशन बेसिकली दो तरह के होते हैं।
जैसे कि हम जब पोजीशन चेंज कर रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि 2 मीटर हम गए 1 सेकंड में, अगला 2 मीटर भी 1 सेकंड में जाए, अगला 2 मीटर भी हम 1 सेकंड में जाए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम 10 मीटर जा रहे हैं 5 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर 5 सेकंड में गए, फिर अगला 10 मीटर 5 सेकंड में गए। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10 मीटर हम 5 सेकंड में गए, 20 मीटर 10 सेकंड में गए, 30 मीटर 15 सेकंड में गए, 40 मीटर 20 सेकंड में गए। तो इससे क्या कहने का मतलब पता चला है कि इक्वल डिस्टेंस हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हैं, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हैं। तो जो इक्वल चेंज इन पोजीशन, देखो मोशन मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस तरह का जो भी मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। वो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एग्जांपल में समझे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम हैं, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जब हम एक स्टेप ले रहे हैं 1 सेकेंड में, अगला स्टेप 1 सेकेंड में, तीसरा स्टेप 1 सेकेंड में, फिर हम जब इधर घूम गए फिर अगला स्टेप 1 सेकेंड में, 5 स्टेप लिए 5 सेकेंड में, एक एक स्टेप 1 1 सेकेंड में। तो जो एक स्टेप का डिस्टेंस होगा तो दूसरे स्टेप का भी वही डिस्टेंस होगा, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में हम ले रहे हैं, सेम चेंज इन पोजीशन सेम टाइम में अगर हम ले रहे हैं तो हम किस चीज में कहलाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। और दूसरा टाइप क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो कहलाएगा कि जैसे ऐसे समझे बाइक लेके निकले, बाइक लेके जब निकले हम, तो घर से जब निकले तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करके जा रहे हैं, जाते जाते ट्रैफिक में फंस गए, तो चल रहे हैं तेजी में चल रहे हैं, फिर स्लो हो रहा है, सेवन चल रहे हैं, फिर स्लो हो रहा है, स्लो कर रहे हैं, ऐसे ब्रेक मार रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम जो चेंज इन पोजीशन कर रहे हैं वो इक्वल नहीं कर रहे हैं, वो अनइक्वल कर रहे हैं। या फिर हम जब ट्रैफिक में हैं फिर हाईवे पे गए, फिर ट्रैफिक में आ गए, तो ट्रैफिक में मेरा स्पीड कम था, हाईवे पर तेज हुआ, फिर ट्रैफिक में कम हो गया। तो जब स्पीड कम हुआ, तो जब स्पीड कम होता है तो क्या होता है, कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम में ट्रेवल करते हैं, और जब स्पीड तेज होता है तो क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल हुआ नहीं ना, अनइक्वल हुआ। कैसा हुआ, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि देखो हम यहाँ हैं, जल्दी तेजी तेजी में हम आगे गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे गए, फिर हम क्या किए, फिर तेजी में जा रहे हैं, कि हम अपना पहला स्टेप जब हम तेज में जा रहे थे तो वो 1 सेकंड में लिए, और जब धीरे जा रहे थे तो एक स्टेप 2 सेकंड में लिए, फिर हो सकता है कि अगला 1 सेकंड में, फिर अगला हो सकता है 3 सेकंड में लिए। तो ऐसे करके कि हम जब टाइम बढ़ा रहे हैं, यानी कि स्पीड कम हो रहा है, तभी ना टाइम बढ़ेगा भाई। या फिर हो सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हैं, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें तो जब हम लोग हाईवे पे रहते हैं, व्हेन द ऑटोमोबाइल या फिर बाइक इज ऑन हाईवे, तो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, कि हम अपना एक्सीलेटर नहीं दबा रहे हैं ना ब्रेक दबा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से जब हम चल रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो बाइक किस चीज में कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। इसमें क्या हो जाएगा, जब बाइक ट्रैफिक में है, धीरे चले फिर रुके, धीरे चले फिर रुके, जब स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कम डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस, कम डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि हम मान लो कि यहाँ बनाते हैं हम 1 सेकेंड में हम किए 2 मीटर, हो सकता है कि ट्रैफिक में अगले 1 सेकेंड में हम करें 0.5 मीटर, फिर हो सकता है कि अगले 1 सेकेंड में हम कवर कर लिए 4 मीटर, फिर 1 सेकेंड में हम कवर कर लिए 2 मीटर। तो यहाँ पे देखो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि 1 सेकेंड में अगर हम 4 मीटर जा रहे हैं, तो अगले 1 सेकेंड में भी हम कितना जाएंगे, 4 मीटर।
अगले 1 सेकेंड में भी कितना जाएंगे 4 मीटर, तब वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन में, तब वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत, तब वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके ग्राफ्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या क्या है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ क्या होता है कि हम लोग एक्स वाई प्लेन पे जब बनाते हैं, इस पे एक्स वाई प्लेन जब हम बनाते हैं तो इसमें जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लोग लेते हैं टाइम को डिनोट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, और वाई में हम लोग किसको करते हैं, वाई में हम लोग करते हैं पोजीशन को या डिस्टेंस को, पोजीशन को या फिर डिस्टेंस को। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, किसी का भी ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन बने, पोजीशन टाइम में ग्राफ कैसा बने स्ट्रेट लाइन बने, यानी कि उसके बीच में क्या हो कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये किसका ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होता है, स्पीड चेंज नहीं होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, उसमें भी वही है, एक्स में हम लोग किसको लेंगे बताइए टाइम को, किसको लेंगे टाइम को, वाई में किसको लेंगे पोजीशन को, किसको लेंगे पोजीशन को। ये पॉइंट क्या कहलाता है ओरिजिन, ये पॉइंट क्या कहलाता है ओरिजिन। यहाँ से जो होगा वो कर्व जाएगा, कैसा लाइन जाएगा कर्व। तो कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ जो कर्व होगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, किसको रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कहने का क्या मतलब है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे यहाँ देखो कि हम लोग बनाते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन 1 सेकेंड में वो गया 10 मीटर, 2 सेकेंड में 2 सेकेंड में वो चला गया 15 मीटर, अगले सेकेंड में 3 सेकेंड में वो चला गया 50 मीटर। तो यानी अनइक्वल जब डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस जब वो कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो उस तरह का ऑब्जेक्ट किस मोशन में रहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल करे तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में रहता है यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आज का ये लेक्चर खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। छोटा सा रिकैप जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले बताते हैं मोशन क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन, मोशन में कब कहते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है जब वो अपने पोजीशंस को चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट या विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जब वो अपने पोजीशंस को चेंज करे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज टाइम पासेज, टाइम के बढ़ते हुए समय के बढ़ते हुए से वो अपने पोजीशंस को चेंज करे, किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता था। अगर वही पोजीशन ना चेंज करे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज में कहलाता था रेस्ट में। फिर उसके बाद हम लोग ने जाना था कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि एक सेट है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन का सेट है, स्पेस में अगर हम लोग बनाते हैं तो 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसमें ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो क्या ऑब्जर्व कर रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, वो मोशन में चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस पोजीशन पे है। ठीक है, फिर पढ़े थे पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन क्या होता है कि पोजीशन हमें हेल्प करता है, इंडिकेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स के लोकेशन को फाइंड करने के लिए। पोजीशन क्या बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन। ठीक है, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से, जिसमें हमको क्या चाहिए एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट या कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोजीशंस के बारे में एक और पॉइंट बताए थे कि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन बताने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर से उसका डिस्टेंस भी चाहिए यानी मैग्नीट्यूड चाहिए, और साथ किस डायरेक्शन में है। जैसे कि बताए थे एग्जाम्पल में कि अगर हम दिल्ली से 500 किलोमीटर मेरा दूर घर है, तो डिस्टेंस तो बता दिए लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया, तो किधर है,
ईस्ट में है, नॉर्थ में है, नहीं पता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो हम बता सकते हैं कि ईस्ट में 500 किलोमीटर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा, लोकेशन मिलेगा आपको। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन है, यही पोजीशन को कौन सा क्वांटिटी बनाता है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर हम बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का प्रॉपर्टी जो क्या हो, मेजरेबल हो, जो जिसको हम मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी था, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, किधर है कहीं नहीं, उसको डायरेक्शन का से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उसको बोलते थे स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में क्या था हमारा, स्पीड था, डिस्टेंस था, लेंथ था, मास था। फिर हम लोग जाने थे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, कि जैसे हम बताएं कि डिस्टेंस हमारा 500 किलोमीटर है थ्रू नॉर्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के डायरेक्शन में 500 किलोमीटर, तो यानी कि डायरेक्शन भी दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी दे रहे हैं, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में पोजीशन था, फोर्स था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, ये सब किसका एग्जांपल था, वेक्टर क्वांटिटी का। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो फिर हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।